नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अनंत मुड़ के उसे मुक्का दिखाता हुआ अंदर चला गया। दक्षा कुछ सोचती हुई आगे बढ़ने लगी तो अव्यन ने टोका, 2 घंटे से खरी इंतजार कर रही हो यहाँ, अब आया हूं तो मुंह फेर के जा रही हो। दक्षा रुकते हुए मुड़ के अव्यन को देखकर मुस्कुरा के बोली, ऑफिस सुंदर लड़कियां देखकर आए होंगे, मेरी शक्ल देखकर आपका मूड बिगड़ ना जाए। दक्षा अपनी बात खत्म कर जैसे जाने को मुड़ी। अव्यन उसे पीछे से बाहों में जोड़ से हक किए बोला, मुझे मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगती जान, जिस दिन लगेगी ये अव्यन अपनी आंखें निकलवा लेगा। दक्षा उसकी बात पर मुस्कुराई लेकिन अपने गुस्से को जाहिर करते हुए बोली, ये बात याद रखना, फिर मैं खुद आपकी आंखें निकालूंगी उस दिन। अव्यन अपने हाथ को दक्षा के कमर पर टाइट करते हुए अपना चेहरा उसके गर्दन पे छुपा लिया तो दक्षा उसे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सर क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा, दरवाजे पे भी गार्ड्स खड़े हैं। अव्यन सिर उठाते हुए बोला, गार्ड्स की इतनी हिम्मत नहीं है और घर वाले अंदर हैं, कोई नहीं देखेगा हमें, लेकिन हम तो देख चुके हैं काकुसा। वेदांत एक फोटो क्लिक करते हुए बोला। अव्यन झटके से दूर होते हुए उसे घूरते हुए गुर्राया, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। वेदांत भागते हुए बोला, मैं पकड़ में नहीं आऊंगा आपके। दक्षा भी अंदर भागते हुए बोली, सर आपकी ठरकी हरकतें सुधरने वाली नहीं है, समझ गई मैं। अगली सुबह नाश्ता करके अव्यन बालकनी में रखे छोटे से काउच पर बैठा फोन में जल्दी जल्दी कुछ टाइप कर रहा था। दक्षा वॉशरूम से टी शर्ट और पेंट पहने बाहर आकर सीधा अव्यन के पास बैठ गई। अव्यन को जल्दी से अपना छुपाते हुए उसे देखकर गाल पे किस करते हुए मॉर्निंग बोला। दक्षा भी बदले में मुस्कुराई पर हैरान भी हुई थी। दक्षा अव्यन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा के उसके कंधे के निशान पर उंगली रखते हुए बोली, ये ब्लू हो गया है निशान, कोई देखेगा तो सोचेगा मैं जुल्म करती हूं आप पर। अव्यन उसकी कलाई पकड़े उसे अपने बाजू में समेटती हुए बोला, मुझे ऐसे जुल्म पसंद है, बता दूंगा सबको। दक्षा मुस्कुरा के कुछ सोचते हुए अचानक बोली, सर बच्चे कब होंगे हमारे। अव्यन उसकी बात पर चौंक कर रह गया। दक्षा उसके बाह से दूर होते हुए सवालिया नजरों से देखने लगी तो अव्यन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, बच्चा, ये ख्याल कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में। दक्षा खुश होते हुए बोली, क्यों सर, आपको मेरे साथ बच्चा नहीं करना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हम खेलेंगे, उनके साथ मजा आएगा। अव्यन अपने सीने पर हाथ रखे एक गहरी सांस लेते हुए बोला, दक्षा तुम्हें कौन सिखाता है ये सब बकवास बातें, तुम बड़ी हो जाओ पहले, फिर इस बारे में बात करेंगे हम। दक्षा मुंह बनाए बोली, सर और कितना बड़ा होना पड़ेगा यार, 24 साल तक तो हो जाते हैं बच्चे जैसे वेद। दक्षा ने दांतों तले जुबान काटते हुए खुद को मन ही मन गालियां देते हुए बोली, मतलब 24 साल की होंगी तब हो जाएगा बच्चा। अव्यन आंखें फाड़े दक्षा को देख रहा था। दक्षा उसे देख रही थी जवाब की उम्मीद से। अव्यन थोड़ा शक्ति से बोला, दक्षा सिर्फ 20 की हो, बच्चे पैदा करने की उम्र नहीं है तुम्हारी, वैसे भी एक साथ 2 बच्चे मैं नहीं संभाल सकता, समझी। दक्षा गुस्से से उठते हुए अव्यन के सामने पैर पटकते हुए बोली, क्या मतलब, मैं कोई बच्ची नहीं हूं सर, 20 साल की हूं, हम वो सब करते हैं जो दूसरे पति पत्नी करते, फिर बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। अव्यन हैरान होकर उसे देखते हुए समझाकर बोला, दक्षा तुम फिजिकल बच्चे पैदा करने के लिए कमजोर हो, मेरी जान जब डॉक्टर कहेंगे हम सोचेंगे। दक्षा के चेहरे पर संतुष्टि नहीं पर सवाल ना करने वाले भाव थे। वो दोबारा अव्यन के पास बैठते हुए उसके कंधे पर गिरते हुए बोली, सर अगर हम किसी का बच्चा ले ले तो। अव्यन फिर एक बार अपना सिर पकड़ते हुए तेज आवाज में बोला, दक्षा बस करो, कोई बच्चा नहीं मिलेगा तुम्हें, समझी, दोबारा ये सब कहां तो जुबान कटवा दूंगा तुम्हारी। अव्यन को नजरें उठा के खुद को घूरता देखकर दक्षा मन में बोली, दक्षा सर की आदत है डांटना, तू बात कर ले, अभी इससे पहले अनंत रिपोर्ट लेकर सबको बता दे वैदु प्रेग्नेंट है। अव्यन उठकर जाने लगा तो दक्षा उसकी कलाई पकड़े रोकते हुए बोली, सर एक बात थी। अव्यन ने मुड़ के उसे देखा जैसे कहना चाह रहा हो उसे सब पता है, जिसे पढ़ने में दक्षा नाकाम थी। अव्यन उससे हाथ छुड़ाते हुए बोला, मासा तुम्हें ढूंढ रही थी, जाओ देखो, वरना मैं नहीं सुनने वाला उनकी ताने।
दक्षा रोनी सूरत बनाए बक बक करते हुए जल्दी से उठकर वार्डरोब की तरफ भागी। दक्षा तैयार होकर किचन में प्लेट तैयार कर रही थी। नयन तिरछी निगाहों से उसे चुपचाप घूर रही थी। दक्षा खुशी खुशी प्लेट में नाश्ता, दूध का ग्लास, फ्रूट सब कुछ रख रही थी। दामिनी उसे खीर परोस कर देते हुए बोली, दक्षा तू इतना सारा खा लेगी? दक्षा मुस्कुरा के सिर हिलाते हुए बोली, मैं अकेली नहीं खाऊंगी, सब मिलके खाएंगे। काकी, आपके लिए फोन आया था। वेदांत दक्षा की तरफ फोन करते हुए बोला। दक्षा हैरानी से फोन को देखने लगी तो वेद धीरे से बोला, आपकी दोस्त है वाणी, आपका फोन ऑफ आ रहा है, बता रही थी। दक्षा फोन ना लेते हुए तेज आवाज में बोली, तुम उसे बता देना, मैं फोन ऑन करके उससे कल कर लूंगी। दक्षा प्लेट उठाए चली गई। वेद उसे हैरानी से देखता रहा और दामिनी वेद को। वेद जल्दी से फोन कान से लगाए भाग गया तो नयन बोली, जीजा आपका छोरा बड़ा हो गया है लगता है। दामिनी बस सिर हिलाती रह गई। दक्षा नाश्ते की प्लेट लिए जब वैदेही के कमरे में आई, रियाना वहीं थी, जिसे देखकर दक्षा हैरान हो गई, पर चेहरे की हैरानी छुपाए वो प्लेट रखते हुए बोली, आओ रियाना, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो। वैदेही जल्दी से बोली, दोनों को धक्के देकर निकाल दूंगी। दक्षा मुंह बनाए खाने लगी तो रियाना ने कहा, अनंत ने नीचे बुलाया है इसीलिए आई थी। दक्षा खाते हुए रुकी, गले में खाना अटकते हुए खांसने लगी तो रियाना ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। वैदेही वैसे ही बैठी रही। रियाना धीरे से कमरे से निकल गई। कमरे के बाहर ही खड़ी वो खुद से बोली, दक्षा को पता है, मतलब वैदेही के प्रेगनेंसी के बारे में? इसका मतलब अव्यन को भी? नहीं, फिर हुकुम शांत थोड़े ही रहते। वैदेही और दक्षा जब नीचे आए तो सब वहीं मौजूद थे। सुबह का वक्त था, सब साथ बैठे चाय पी रहे थे। वैदेही को आता देखकर आध्या बोली, आ गई वैदू जीजा, अब बताओ भाई क्या हुआ है उन्हें? अनंत मुड़ के एक नजर उसे देखते हुए मुड़ के बोला, बैठने तो हो दो बेचारी को, ये बेचारी कब से हो गई? वो हमारे चॉकलेट खाने वाली भूतनी है ये। नीलिमा दावे आवाज में बोली, जिसे सबने सुना था। दक्षा अव्यन के पास बैठते हुए उसकी तरफ देखने लगी, जो उसे नहीं अनंत को देख रहा था। अव्यन रिपोर्ट चेयर पर रखते हुए बोला, नॉर्मल है रिपोर्ट, अफसोस मरने वाली नहीं हो तुम, बस ब्लड की कमी हो गई है। दक्षा वैदेही दोनों ने आंखें फाड़े अव्यन को देखा, जो वैदेही को देख रहा था। गौरी जी वैदेही का सिर सहलाते हुए बोली, तू इतनी बीमार थी, मुझे बताया क्यों नहीं? दक्षा दांत दिखाते हुए बोली, नॉर्मल ही तो है, अभी तो सर ने बताया, बीमार कहां है? गौरी जी ने घूर के दक्षा को देखते हुए कहा, मां बेटी की फिक्र होती है, तू क्या समझेगी? मासा, आप हमेशा दक्षा को ताना क्यों देती रहती है? आध्या शिकायत करते हुए बोली। वैदेही उठकर जाने लगी तो अव्यन ने उसे टोक दिया, तबीयत बिल्कुल सही है आपकी, अब बैग पैक कीजिए वापस जाने के लिए। वैदेही और दक्षा जब नीचे आए तो सब वहीं मौजूद थे। सुबह का वक्त था, सब साथ बैठे चाय पी रहे थे। वैदेही को आता देखकर आध्या बोली, आ गई वैदू जीजा, अब बताओ भाई क्या हुआ है उन्हें? अनंत मुड़ के एक नजर उसे देखते हुए मुड़ के बोला, बैठने तो दो बेचारी को, ये बेचारी कब से हो गई हूं, हमारे चॉकलेट खाने वाली भूतनी है ये। नीलिमा दावे आवाज में बोली, जिसे सबने सुना था। दक्षा अव्यन के पास बैठते हुए उसकी तरफ देखने लगी, जो उसे नहीं अनंत को देख रहा था। अव्यन रिपोर्ट चेयर पर रखते हुए बोला, नॉर्मल है रिपोर्ट, अफसोस मरने वाली नहीं हो तुम, बस ब्लड की कमी हो गई है। दक्षा वैदेही दोनों ने आंखें फाड़े अव्यन को देखा, जो वैदेही को देख रहा था। गौरी जी वैदेही का सिर सहलाते हुए बोली, तू इतनी बीमार थी, मुझे बताया क्यों नहीं? दक्षा दांत दिखाते हुए बोली, नॉर्मल ही तो है, अभी तो सर ने बताया, बीमार कहां है? गौरी जी ने घूर के दक्षा को देखते हुए कहा, मां बेटी की फिक्र होती है, तू क्या समझेगी? मासा, आप हमेशा दक्षा को ताना क्यों देती रहती है? आध्या शिकायत करते हुए बोली। वैदेही उठकर जाने लगी तो अव्यन ने उसे टोक दिया, तबीयत बिल्कुल सही है आपकी, अब बैग पैक कीजिए वापस जाने के लिए। वैदेही ने मुड़ के नफरत से अव्यन को देखा। दक्षा भी गुस्से से बोली, ब्लड की कमी है सर, उसे बताया तो है रिपोर्ट में। अव्यन उठते हुए बोला, मेरा बिजनेस छोड़कर यहां बैठी है, ये जाना तो पड़ेगा इसे, कल शाम की फ्लाइट है, तैयार रहना। अव्यन उठकर जाने लगा। दक्षा उसे गुस्से से घूरने लगी। सब नॉर्मल थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वैदेही का घर पर रहना
मतलब कोई ना कोई इस्सू का आना था, इसीलिए सबने चुप रहना ही सही समझा। अव्यन अपने कमरे में आकर दरवाजा अच्छे से लॉक करते हुए अपने स्टडी में जाकर एक फाइल निकालते हुए उसे देखते हुए गुस्से से बोला, मुझे पता है दक्षा, तुम क्या कहना चाह रही थी सुबह, मगर मुझे सब कुछ पता है। उस दिन से जब वैदू के फोन में वो टेक्स्ट आया था और वो बेहोश हुई थी, मेरे होते हुए मेरी बहन को किसी ने ब्लैकमेल किया, उसे तकलीफ दी, और वो शख्स इसी घर में है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे भी और उसे भी, जिसकी वजह से वैदू तकलीफ में है, लेकिन मुझे ये सब कुछ दक्षा खुद बताएगी। अब फिर मैं उस शख्स की खाल खींच लूंगा। दक्षा गार्डन में बैठी वाणी से बात कर रही थी, धीमा आवाज में, लेकिन फुसफुसाने की आवाज दूर तक आ रही थी। बालकनी में खड़ी रियाना उसे देखते हुए अपना फोन कान में लगाते हुए बोली, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, मुझे लगता है तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, वैदेही प्रेग्नेंट नहीं है। आई दूसरी तरफ भरी, लेकिन हल्की आवाज आई, मेरी नजर उस घर में बिल्कुल सही है, वो प्रेग्नेंट है। जल्द सबको पता चलेगा, साथ ही शेखावत खानदान का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। तुम ये सब करके क्या हासिल करोगी? हुक्म टोह तुम्हें मिलने से रहे अब, रियाना समझाते हुए बोली। दूसरी तरफ से आवाज आई, शेखावत की बहू बोल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ज्यादा जज्बादी होने की जरूरत नहीं है। इस वैदेही के साथ साथ तुम भी निकलने की तैयारी करो, समझी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अनंत को छोड़ के सुन लो। और अब मैं तुम्हारी भी कोई मदद नहीं करूंगी, तुम गलत हो। पहले पता होता तो मैं कभी नहीं करती ये सब, लेकिन अब बेहद हुआ, मैं अनंत को सब बता दूंगी। अब घुटन होती है। बस कहते हुए रियाना ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ वो लड़की अपना सॉल हटाते हुए फोन जमीन पर पटकते हुए बोली, रियाना, हम आपको छाड़ेंगे नहीं। अगर हमारा प्लान खराब हुआ तो हमने आपको वहां भेजा, आपकी पहचान छुपा के, और आप हमसे कावेरी प्रताप से धोखा करेंगी। पहले उस शेखावत खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाने दीजिए, फिर आपकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। हमारा कोई दोस्त नहीं है वैसे भी जो हमारे काम के नहीं, वो हमारा कुछ नहीं। शाम का वक्त करते दक्षा बेसब्री से बैठी अव्यान का इंतजार कर रही थी, साथ ही फोन हाथ में लिए घूम रही थी। फोन बजा, दक्षा जल्दी से पहले दरवाजा अच्छे से लॉक हुए फोन का ब्लूटूथ कान में लगाए वीडियो कॉल पर बैठ गई। सामने स्क्रीन पर वाणी थी। दक्षा उसे देखते ही पूछी, मेरा काम हो गया वाणी? वाणी उसके सवाल पर मुंह बनाए बोली, इतने दिन बाद वीडियो कॉल की है, इंसान हाल ही पूछ ले। दक्षा उसके बात को इग्नोर करते हुए बोली, इतना वक्त नहीं है, प्लीज बताओ उस लॉकेट के बारे में क्या पता चला? वाणी सिर हिलाते हुए जेब से एक लॉकेट निकलते हुए बोली, मैंने इस लॉकेट को ही मंगवा लिया, देख। दक्षा हैरान होते हुए फिर उदास होकर बोली, क्या ये लॉकेट इतना लोकल है, हर शॉप पर मिल जाती है? वाणी नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये रॉयल है, पहले के राजा बादशाह के पास हुआ करता था, उनसे उनके पूर्वज मतलब हम तक आई है। और तुमने जो दिखाया उसका 2 पीस ही अवेलेबल है, एक तुम्हारे पास, दूसरा पता नहीं किसके पास। दक्षा उसकी बातें अच्छे से सुनते हुए बोली, क्या ये लॉकेट किसी लोकल शॉप या दूसरे रॉयल फैमिली के पास मिल सकती हैं? वाणी नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं यार, अभी तो हो कहां ये रॉयल लॉकेट है। एक डिजाइन सिर्फ एक फैमिली के पास हो सकती है, जो तुमने दिखाया वो तुम्हारे पूर्वज का होगा, वो किसी और के पास नहीं हो सकती। दक्षा सफेद चेहरा देखकर वाणी परेशान होकर पूछी, दक्षा क्या हुआ, ठीक है तू? कोई और हेल्प चाहिए तो बता। दक्षा बिना कुछ कहे जैसे लैपटॉप बंद किया, धड़ाम से दरवाजा खुला। दक्षा डरते हुए चौंक कर देखी, अव्यन उसकी तरफ चला आ रहा था। अव्यन उसके पास बैठते हुए उसके गाल को छूते हुए बोला, क्या हुआ, सफेद क्यों पड़ गया चेहरा? दक्षा उसकी कलाई पकड़े होश में आते हुए बोली, देव के यहां से जाते वक्त अपने कुछ कहा था उसके और पीहू के बारे क्या बात थी वो? अव्यन भी शौक हुआ था, जो बात दक्षा को उससे करनी चाहिए थी वो उसका उल्टा कर रही थी। अव्यन हाथ पीछे करते हुए बोला, मुझे याद नहीं ऐसी कोई बात सोना। दक्षा उसे घूरते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, सर मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं, मुझे बाहर जाना है घूमने, सारे क्लासमेट गए हैं, मुझे भी ले चलो। अव्यन को निराशा हुआ जिसे छुपाते हुए बोला, मेरे पास वक्त नहीं है दक्षा, फिर कभी चले जाएंगे। दक्षा सारी प्रॉब्लम 1 सेकंड में भूलते हुए बोली, बाद में कब, हमारे बच्चे होने के बाद? मुझे अभी जाना है यार, आप मुझे इस सरियाल घर में सड़ा दोगे। अव्यन उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला, फिर बच्चे का टॉपिक दक्षा,
दक्षा चेहरा दूसरी तरफ मोड़े धीरे से बोली, आदमी ही सरियाल है, घर तो दूर की बात है। क्या कहा तुमने? कहते हुए अव्यन उठकर अपनी टाई खोलने लगा। दक्षा जल्दी से उसके टाई को खोलने में हेल्प करते हुए बोली, मुझे देव से मिलने जाना है कल ही, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। है? अव्यन नजरें नीचे किए उसे देखते हुए सर्द आवाज में बोला, हिम्मत है इतनी? दक्षा सिर हिलाए मुस्कुरा के बोली, देव के लिए कुछ भी सर। अव्यन गहरी सांस लेते हुए उसके चेहरे को हाथ में लिए बोला, मैं खुद ले जाऊंगा, थोड़ा वक्त दे दो। दक्षा उसका हाथ पकड़े नाम आंखों से नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, कल मतलब कल, वरना बहुत लेट हो जाएगा, मैं और देर नहीं कर सकती। अव्यन उसे देखता रहा, वो वैसे ही आंसू बहाती रही। अव्यन मंजूरी देते हुए बोला, अकेले नहीं जाने दूंगा और मैं साथ नहीं आ सकता, बहुत काम। दक्षा खुशी से उछलते हुए बोली, वैदू को लेकर चली जाऊंगी। अव्यन कुछ कहता उससे पहले दक्षा कमरे से भाग चुकी थी। नेक्स्ट डे सुबह के 6 बज रहे थे। दक्षा भीगे बाल के साथ बाथरोब पहने अपना छोटा सा बैग पैक कर रही थी। अव्यन भी एक बाथरोब पहना उसे पीछे से हक करते हुए बोला, सो चलो। दक्षा रुक जाओगी तो हम साथ चल सकते हैं। दक्षा के चलते हुए हाथ रुके। वह कुछ सोचते हुए जल्दी से बोली, नहीं, आज कहां है तो आज ही जाना है दक्षा को। अव्यन अपने होंठ उसके कंधे पे चलाते हुए उसे अपनी बाहों में टाइट और टाइट पकड़ते हुए उस पे हावी होने लगा। तो दक्षा चिल्लाते हुए बोली, ओहो सर छोरो, मुझे जब देखो तब शुरू हो जाते हो, शर्म आती है कि नहीं? अव्यन चेहरा उसके सामने झुकाए बेशर्मी से बोला, जब रात को मौन कर रही थी, मेरा नाम सर फास्ट अव्यन प्लिस प्लिस कर रही थी, तब ये शर्मो हया की बातें कहां गई थीं? दक्षा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपने चेहरे से धुआं निकालता महसूस करते हुए दक्षा गुस्से से बोली, सर अच्छी शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? रात गई बात गई, मैं आपको अब करीब आने नहीं दूंगी। अव्यन मुस्कुराते हुए दक्षा को खिंच के सीने से लगाते हुए बोला, अच्छा नहीं करता ऐसी बातें, चलो रात वाली हरकतें करते हैं, फिर एक बार 1 घंटा है अभी फ्लाइट को। दक्षा उसे घूरते हुए खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, नहीं सर, मुझे देर हो रही है, मुझे तैयार होने दीजिए। बेशर्म आदमी ठरकी बुद्धा। कुछ देर बाद 7 बज चुके थे। घर वाले पूजा खत्म करके अपने अपने कामों में लगे थे जब दक्षा निकली थी। गाड़ी अपनी रफ्तार के साथ रोड में चल रही थी। गाड़ी में 5 लोग थे, सब चुप थे सिवाय दक्षा के। एक गाड़ी को एक टर्न देकर रोकते हुए राणा बोला, आ गए रानी सा, अब तो बोलना बंद कर दो, 20 मिनट का रास्ता मैंने 9 मिनट में खत्म कर दिया। दक्षा मुंह बनाए बोली, ठीक है भाई साहब, लेट भी आपकी वजह से ही हुए थे। राणा ने पीछे बैठे अव्यन को देखा जो सीट से सिर टिकाए आंखें बंद किए लेटा था। उसके सीने पे सिर रखी आन्या भी चैन से सो रही थी। दक्षा गाड़ी से नीचे आते हुए आन्या को देखकर चीखी, अन्या तुम सोने आई हो, फ्लाइट ना निकल जाए, उठो लड़की। दक्षा के चिल्लाने पर अव्यन ने और सामने बैठे अनंत ने झट से आंखें खोलकर देखा। वो गुस्से से उन्हें ही देख रही थी। तीनों जल्दी जल्दी नीचे आए। दक्षा अपना बैग खुद पकड़े खड़ी सामने देख रही थी। दक्षा गुस्से से राणा को घूरते हुए बोली, एयरपोर्ट कहां है राणा, हम पहले ही लेट हैं, अगर फ्लाइट छूटी तो देखना। अनंत दक्षा का कंधा पकड़े लेफ्ट में करते हुए बोला, प्राइवेट एयरपोर्ट, तुम्हारे अमीर पति का अब चिल्लाना मत। दक्षा आंखें मुंह फाड़े एक बड़े से एरिया में रेगिस्तान के बीच बने उस एयरपोर्ट को देख रही थी जिसमें चॉपर, जेट और फ्लाइट सब थे। दक्षा खुशी से अव्यन को देखने लगी पर मुंह से एक शब्द ना निकला। तो अव्यन उसे बाजू से पकड़े बोला, ये जेट तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट में उतारेगी और वहीं तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक 5 बजे वापस तुम्हें जेट में आ जाना है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद 7 बज चुके थे। घर वाले पूजा खत्म करके अपने अपने कामों में लगे थे जब दक्षा निकली थी। गाड़ी अपनी रफ्तार के साथ रोड में चल रही थी। गाड़ी में 5 लोग थे, सब चुप थे सिवाय दक्षा के। गाड़ी को एक टर्न देकर रोकते हुए राणा बोला, आ गए रानी सा, अब तो बोलना बंद कर दो, 20 मिनट का रास्ता मैंने 9 मिनट में खत्म कर दिया। दक्षा मुंह बनाए बोली, ठीक है भाई साहब, लेट भी आपकी वजह से ही हुए। राणा ने पीछे बैठे अव्यन को देखा जो सीट से सिर टिकाए आंखें बंद किए लेटा था। उसके सीने पे सिर रखी आन्या भी चैन से सो रही थी। दक्षा गाड़ी से नीचे आते हुए आन्या को देखकर चीखी,
अन्या तुम सोने आई हो, फ्लाइट ना निकल जाए, उठो लड़की। दक्षा के चिल्लाने पर अव्यन ने और सामने बैठे अनंत ने झट से आंखें खोलकर देखा। वो गुस्से से उन्हें ही देख रही थी। तीनों जल्दी जल्दी नीचे आए। दक्षा अपना बैग खुद पकड़े खड़ी सामने देख रही थी। दक्षा गुस्से से राणा को घूरते हुए बोली, एयरपोर्ट कहां है राणा? हम पहले ही लेट हैं, अगर फ्लाइट छूटी तो देखना। अनंत दक्षा का कंधा पकड़े लेफ्ट में करते हुए बोला, प्राइवेट एयरपोर्ट, तुम्हारे अमीर पति का अब चिल्लाना मत। दक्षा आंखें मुंह फाड़े एक बड़े से एरिया में रेगिस्तान के बीच बने उस एयरपोर्ट को देख रही थी, जिसमें चॉपर जेट और फ्लाइट सब थे। दक्षा खुशी से अव्यन को देखने लगी, पर मुंह से एक शब्द ना निकला तो अव्यन उसे बाजू से पकड़े बोला, ये जेट तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट में उतारेगी और वहीं तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक 5 बजे वापस तुम्हें जेट में आ जाना है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दक्षा बस हाँ में सिर हिलाते हुए अव्यन को जकड़ते हुए बोली, थैंक यू, सिर आपका ये एहसान रहा। राणा दक्षा का बैग उठाए आगे बढ़ गया। दक्षा ने जैसे आन्या का हाथ पकड़ा, वो डरते हुए बोली, भाभी आपके साथ जाना एडवेंचर से कम नहीं होगा, डर लग रहा अब तक। अव्यन मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा लाडो, जाओ इसके साथ एंजॉय करके आना। आन्या सिर हिलाती उसे हग करके आगे बढ़ गई। गाड़ी से टेक लगाए अनंत दोनों को देखते हुए बोला, तू तो कभी दक्षा को अकेला ना छोड़े, अब क्या हो गया? अव्यन भी उसके पास टेक लगाते हुए बोला, कब तक बच्चों की तरह मुझ पे डिपेंड रहेगी, खुद जीना सिखाऊंगा अब उसे। अनंत मुस्कुराते हुए बोला, ये बात पहले क्यों नहीं सोचा तूने कमीने? अव्यन गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, तमीज से जरा, पहले उसे एक्सपीरियंस नहीं था, अब सीख रही हैं धीरे धीरे। अनंत दूसरी तरफ आकर बैठते हुए बोला, कहां जाना है अब? डैशबोर्ड से अपना गन निकलते हुए अव्यन बोला, जिसने शुरुआत की है उसे बर्बाद करके आते हैं पहले। 2 घंटे के ड्राइव के बाद अव्यन की गाड़ी प्रतापगढ़ के महल से थोड़ी दूरी पर रुकी थी। ड्राइविंग सीट पे स्टीयरिंग मुट्ठी में पकड़े अव्यन गुस्से से सामने महल को देखते हुए बोला, तुम्हारी बर्बादी शुरू कावेरी प्रताप। अनंत ने नासमझी से सामने देखा, फिर अव्यन को वो कुछ पूछने ही वाला था जब ब्लास्ट के तेज आवाज से वो नीचे झुक गया। अनंत शौक होकर अव्यन को देख रहा था, जिसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। लगा 1 2 3 ऐसे ही बेहद सारे ब्लास्ट एक एक करके होने लगे। अब अनंत संभालते हुए उठकर महल के अंदर के ब्लास्ट होने की आवाज सुनने अनंत हैरानी से बोला, ये सब क्या हो रहा है अव्यन? और घर वाले वो अंदर ही होंगे, हमें उन्हें बचाना चाहिए यार। अव्यन अनंत को कॉलर से पकड़े गाड़ी से निकलने से रोकते हुए बोला, अपने किए की सजा भुगतने दे प्रताप को। अनंत हैरान हुए अव्यन को देखता रहा। प्रताप महल का पोर्च गाड़ियां सब ब्लास्ट से उड़ चुकी थीं। घर के अंदर का हाल क्या था कोई नहीं बता सकता था। ब्लास्ट शूट रुकते ही अव्यन का फोन बज उठा। फोन स्पीकर पे लगाते ही कावेरी की धीमी और खूबसूरत आवाज अव्यन के कानों में आई। क्या हुआ, शौक लगा क्या आपको अव्यन? अव्यन बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोला, शौक तो तुम्हें लगेगा कावेरी, जो खेल शुरू किया था अपने वो हम खत्म करेंगे। बदले में जो चाहे अंजाम हो भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। कावेरी जोर जोर से हंसते हुए बोली, अव्यन आप भी ना पागल है बिल्कुल। आपको लगता है अंजाम की फिक्र होती तो हम इस जंग में उतरते? कभी नहीं। मगर फिक्र आप कीजिए, इस लड़ाई में हार सिर्फ आपकी होगी। कावेरी प्रताप को धोखा देने की सजा आप अच्छे से भुगतने वाले हैं। अनंत हैरान बैठा दोनों की बातें सुनते हुए बोला, तुम क्यों कर रही हो ये सब? आखिर चाहती क्या हो? तुम क्यों नहीं छोड़ देती हो अव्यन का पीछा? कावेरी गुस्से से झल्ला के बोली, क्यों छोड़े हम पीछा? बचपन से हमारे हैं अव्यन, हमने उनके ख्वाब देखे हैं, हमारा हक है उन पे। लेकिन पहले मीरा, अब उसकी मनहूस बहन आ गई हमारी कुंडली बिगाड़ने। या तो खुद मारेंगे या फिर उस दक्षा की जान ले लेंगे। हमारे होते हुए तुम्हारा दूसरा नहीं, मगर पहला ख्वाब जरूर पूरा होगा पागल लड़की। अनंत दांत पिसे बोला। अनंत की बात पर कावेरी मुस्कुरा के बोली, अरे आप पहले अपने घर शादी पे फोकस करे, बीवी का पता नहीं बड़े आए हमें धमकी देने वाले। मेरी बीवी का नाम मत। अनंत को बीच में काटते हुए कावेरी बोली, अरे आपको पता चला रियाना के बारे में कुछ? आखिर उसकी असली पहचान क्या है? खैर आप अपने प्रॉब्लम देख ले, हमें अव्यन से हिसाब करने दीजिए। अव्यन तो हम कहां थे? हमें याद आया
अव्यान, हम हमेशा आपसे 2 कदम आगे थे, आगे ही रहेंगे, समझे? आपकी ये प्लानिंग तो बेकार गई एक्चुअली। आपको तो पता होगा, हमने हमारा खास आदमी वहां भेज रखा है, उसने पहले ही बता दिया था सब। अव्यान एक एविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? इसके लिए दूसरा जन्म लेकर आना कावेरी प्रताप। कावेरी को शांत देखकर अव्यान ने फिर बोला, आपका भाई सत्यम क्या वो अपने अपार्टमेंट में है? आपने चेक किया ना? कावेरी गुस्से से चीखी, उनका इंसाफ में कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हाथ मत लगाना वरना इंजाम तुम देखना अब मेरी बहन को बीच में लाने का। कहते हुए अव्यान ने फोन काट दिया। अनंत गुस्से से चिखा, मुझे पूरी बात बता अव्यान, कौन बहन? कावेरी ने रियाना का नाम क्यों लिया? उसे कैसे जानती है वो? अव्यान की पूरी बात सुनते ही अपना हाथ से सिर को पकड़े अनंत नीचे झुके हुए ही बोला, वैदेही ही प्रेग्नेंट है, मेरा शक सही था। फिर वो रिपोर्ट में क्यों नहीं आई? अव्यान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, मैंने बदली थी रिपोर्ट, दक्षा से मैंने उसका फोन एक्सचेंज किया था, कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, हम उसी को पकड़ने जा रहे हैं। अनंत बस सामने खाली सड़क को देखता रहा, जुबान खामोश थी, दिल बहुत कुछ कह रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आते ही दक्षा बाहें फैलाए मुस्कुरा के घूमने लगी। साथ खड़ी आन्या इधर उधर हैरानी से देख रही थी। सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में देखकर आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थीं। आन्या दक्षा का बाजू पकड़े खींचते हुए बोली, भाभी इन्हें शर्म नहीं आती है? कपड़े तो ना के बराबर पहन रखा है। दक्षा हैरानी से उन लड़कियों को देखकर फिर खुद के तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है अन्नू? आन्या उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलते बोलते रुक गई। आन्या आंखें फाड़े मुंह खोले फाड़े उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। व्हाइट कॉलर का ढीला सा घुटने तक आता हुआ शर्ट जिसे दक्षा ने ड्रेस की तरह पहना था, कमर में एक टाइट सी बैंड साथ ही लॉन्ग शूज में दक्षा बिल्कुल पहले वाली कॉलेज गर्ल दक्षा लग रही थी। आन्या गुर्रा के बोली, छी भाभी सा, ये क्या पहना है इतना छोटा? आप सब देख रहे हैं, आपको जल्दी धक्को खुद को। दक्षा आन्या को खुद से दूर करते हुए बोली, चुप, बिल्कुल, ये दिल्ली है, तुम्हारा गांव नहीं, यहां यही सब चलता है, चिल करो। आन्या उसे शर्मिंदगी से देखते हुए छोटे छोटे कदमों से बाहर आ गई। दक्षा टैक्सी पार्किंग की तरफ जाने लगी तो किसी की आवाज पर ठिठक कर रुकी, मुड़ के देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन आन्या अपने लाल चेहरे के साथ मुस्कुरा के बोली, अरे आप यहां कैसे अक्षत जी? अक्षत चलकर उनके पास आते हुए बोला, मैं एक हफ्ते से यही हूं। राजकुमारी जी सोचा आप दोनों को रिसीव कर लूं। दक्षा मुंह फाड़े अक्षत को बोली, इसीलिए मैं सोचूं ये सर इतनी आसानी से कैसे मुझे आने दे सकते हैं? उस खड़ूस बुढ़े सर के बाल ना झाड़ जाएं मुझे अगर अकेला छोड़ दिया तो। आन्या खुशी से बोली, अरे क्या भाभीसा, अच्छा तो किया भाईसा ने अक्षत जी को भेजकर, वरना हम दोनों अकेले कहां जाते। दक्षा पैर पटकते हुए बोली, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं, मुझे दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है, यही पैदा हुई थी, यही पाली बड़ी। अक्षत थोड़ा झिकते हुए बोला, बताइए भाभीसा आपको कहां ले चलूं? दक्षा नाखून खाते हुए बोली, कहां जाना था मुझे? हाँ, पहले मल चलना है, चलो। दक्षा कार पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए बोली तो अन्या उसके पीछे भागते हुए अक्षत की गाड़ी में बैठते हुए बोली, हम सिर्फ मल घूमने आए थे भाभीसा। दक्षा खुश होकर बाहर देखते हुए बोली, चुप करो यार, इतने सालों बाद अपने शहर आकर बेहद अच्छा लग रहा है, जरा देखने दो। गाड़ी सड़कों पर चलने लगी थी। दक्षा के चेहरे पर बेहद बड़ी स्माइल थी और आन्या दिल्ली शहर को देखकर हैरान थी, पर खुशी उसे भी थी पहली बार घर से बाहर इतने दूर आने का। चुप ड्राइव कर रहा अक्षत गला खांगलते हुए बोला, राजकुमारी सामने बैठ जाती आप, मैं ड्राइवर लग रहा हूं ऐसे तो। दक्षा उसकी बात पे अन्या को घूरते हुए सामने धक्का देते हुए बोली, बैठ जाती क्या? जाहिल लड़की, इतना भी नहीं पता पति के पास बैठना चाहिए हमेशा। आन्या अक्षत के कंधे पर गिरी थी, दोनों की नजरें मिली थी। अक्षत एक हाथ से ड्राइव, दूसरे हाथ से आन्या के हाथ को पकड़ रखा था। आन्या जल्दी से संभलते हुए आगे की सीट पर बैठ गई। कुछ देर में तीनों गाड़ी से नीचे आकर मल के अंदर चले जाते हैं। दक्षा आन्या का हाथ पकड़े टीनेजर के काउंटर की तरफ जाते हुए उसके लिए पकड़े देखने लगी। आन्या हैरान होते हुए बोली, भाभी सा, मैं पैसे नहीं लाई हूं शॉपिंग के, वैसे भी यहां तो सिर्फ आधे कपड़े ही मिलते हैं शायद। दक्षा उसे घूरते हुए पर्स से कार्ड निकाल के दिखाते हुए बोली, सर का कार्ड, जितना चाहे शॉपिंग करो।
आन्या ने खुशी से पूछा। भाई ने दिया है, दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली। चोरी करके लाई हूं सर ने तो कंजूस पति की तरह कुछ कैश दिए थे। आन्या पागलों की तरह उसे घूरती रही। दक्षा उसे लेकर पूरे मल का चक्कर काटने लगी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। आन्या को चेंज करवाकर दक्षा अब मॉल के सामने वाले रेस्टोरेंट पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।